This conference will now be recorded. ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसका सिलेबस आपके पास बहुत छोटा सा है। इससे पहले हमने एनवायरनमेंट किया था, उसका सिलेबस लेंदी था पर मोर और लेस दोनों का वेटेज सेम है। तो इसमें क्या है कि जो टॉपिक है वो तो बहुत डायरेक्ट है। पहला पार्ट कहता है कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज हैं उनकी एब्रिविएशन और जो मोर यूज होते हैं ना, ऐसे एक्रोनिम्स याद होने पड़ेंगे। दूसरे में इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत उनका बेसिक और कुछ जो लेटेस्ट चल रहा हो उसका आपको पता होना पड़ेगा। फिर डिजिटल इनिशिएटिव्स में जो काफ़ी प्रोग्राम्स लॉन्च भी हुए हैं, कुछ तो आपको मालूम होंगे और कुछ आप लोगों को इसके थ्रू पता चल जाएँगे। तो वो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ मालूम होनी चाहिए, कौन-सी मिनिस्ट्रीज़ में आती हैं वो मालूम होना चाहिए। फिर लास्ट है आईसीटी एंड गवर्नेंस। तो अब बहुत सारा मॉडल गवर्नमेंट का आईसीटी बेस्ड हो गया है, तो हमें सबसे पहले पार्ट इसमें हम ऐसे नहीं चल रहे सिलेबस वाइज जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, क्योंकि सीधा ही टर्मिनोलॉजी एंड एब्रिविएशंस ये सबसे लास्ट में करेंगे हम, जब आप लोगों को एक पूरा आइडिया लग जाएगा तो काफ़ी टर्म से आप फ़ैमिलियर हो चुके होंगे और कुछ आपको पहले से पता भी होंगी। तो बस वो एंड में जाएगा एब्रिविएशंस वाला पार्ट। दूसरा पार्ट पड़ता है इसका इंटरनेट वाला, तो इंटरनेट से पहले हमें थोड़ा-सा कंप्यूटर बेसिक समझनी पड़ेगी। मेबी आप में से कुछ लोगों को काफ़ी बेहतर आती होगी और कुछ लोगों के लिए थोड़ा कम आती होगी। तो हम लोग एक लेवल पे आ जाएँगे पहले, क्योंकि इंटरनेट से पहले तो कंप्यूटर आया था, तो इसलिए कंप्यूटर को जान लेना ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। तो जो हमारा टॉपिक है वो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये 2 अलग टर्म्स से बना है। जो पहली टर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जिसे बोलते हैं, इसमें डेटा से इंफॉर्मेशन बनने तक की जर्नी है। जो डेटा होता है वो एक रॉ फॉर्म होता है किसी भी जानकारी का, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब उसे प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, तब वो हमारे काम आ सकता है। तो डेटा खुद एक प्लूरल वर्ड है और इसका जो सिंगुलर है वो डेटम है। तो जो डेटा वर्ड था वो डेटम से बनाया गया था। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ये है जो सिंपल कोई भी कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन का पार्ट पढ़ता है, तो वो इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स से अवगत रहता है। दूसरी पार्ट जो इसमें है वो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जिसमें बात की जाती है कि ट्रांसमिशन ऑफ दैट नॉलेज, यानी वो जो जानकारी हमने अब इकट्ठा करी है, प्रोसेस करी है, उसमें अपनी एडिटिंग करी है, अब उसको हमें पहुँचाना भी है दूसरे पर्सन तक, थर्ड पर्सन तक। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब वो वायर और वायरलेस दोनों फॉर्म में हो सकती है, थ्रू सैटेलाइट हो सकती है, न्यूज़ चैनल हो सकती है। जो हम अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आईसीटी का डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल है जैसे हम अभी क्लास ले रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट मैं कर चुका हूँ और अब हम दूसरे पार्ट पे हैं जो कि कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो आईसीटी का मतलब ये है, ठीक हो गया। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी हैज़ श्रंक द वर्ल्ड इंटू अ ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज से मतलब क्या हो गया है कि आज हर चीज़ हमसे बस कुछ सेकंड्स की दूरी पे रह गई है। हम अपना कोई भी संदेश, कोई भी बात किसी दूसरे व्यक्ति से जो अर्थ में किसी भी जगह बैठा हो, विदिन सेकंड्स हम कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी बात डायरेक्टली पहुँचा सकते हैं। तो ये इस टर्म का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द वर्ल्ड इंटू अ ग्लोबल विलेज। उसके बाद टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इमेजिन योर लाइफ विदाउट ऑल दीज़ थिंग्स, यानी अगर हमें इमेजिन करना हो आईसीटी कितना इम्पोर्टेंट रोल है, तो ये बहुत अच्छा-सा टाइम है उसको देखने के लिए कि अगर आप खुद की लाइफ से ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कम्युनिकेशन गैजेट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सब हटा दें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइफ कैसी होगी। तो लाइफ बिल्कुल प्रिमिटिव हो जाएगी। प्रिमिटिव का मतलब ऐसे ही पाषाण युग पे चले जाएगी कि जहाँ आदमी अपने और अपने बस पड़ोसी तक निर्भर हो जाएगा जिसे वो देख सकता है फिज़िकली।
आज हमारी अपील या अप्रोच कहाँ तक पहुँच चुकी है, हमें पता चलता है कि यूएसए में जो स्ट्राइक और वायलेशंस हुए हैं, हम उसके लिए भी आवाज़ उठा लेते हैं। तो यानी हम कहाँ तक कनेक्टेड हैं, आप इमेजिन कर सकते हो। चाइना की पॉलिसीज़ पे लोग पूरे वर्ल्ड वाइड कमेंट कर रहे हैं, तो उससे एक प्रेशर बिल्ड कर पा रहे हैं हम लोग। तो एक इमेजिन करिए कि अगर आईसीटी ना हो, तो अगर किसी देश पे या किसी भी पॉपुलेशन पे कोई भी अ, एक्टिविटीज़ हो रही हैं और पूरी दुनिया को उसकी कभी पता ही नहीं चलेगी कि ऐसा भी हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर अ, पूरा जेनोसाइड हुआ, तो वो कई महीनों तक वो खबर दबी रही, किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ जेनोसाइड हो भी गया है। फिर वो एंड में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो वहाँ पे कंट्रीज़ पहुँचती हैं, फिर वो देखती हैं, तो उन्हें पता चलता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि 70 इयर्स पहले हम सिचुएशन कहाँ पे थे कि कोई गवर्नमेंट कुछ भी फाइल छुपा ले रही थी, कुछ भी छुपा देती थी और लोगों को पता ही नहीं चल पाता था। इसीलिए इस सेंचुरी को क्या बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन का युग है ये। दिस इज़ अ सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी वर्क करेगी, नॉलेज बेस्ड ही वर्क होगा सब कुछ। हम आईसीटी कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, तो हमारे आस-पास हर जगह हमें आईसीटी का कोई ना कोई यूज़ मिलता है। सबसे बड़ा यूज़ तो जो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वही है। पर स्कूल्स में, बिज़नेसेस में जितनी भी ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं, वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें आईसीटी से कनेक्टेड हैं। इवन होम में अब काफ़ी अप्लायंसेस सेंट्रलाइज़्ड हो गई हैं कि आप एक सेंट्रल अपने फ़ोन से ही एयर कंडीशनर भी चेक कर सकते हैं, आप टीवी भी कंट्रोल कर लेते हैं और सीसी कैमरे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक अप्रोच है कि आपके फ़ोन पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है और आप उसको वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी स्पेक्ट्रम है, या ये समझ लीजिए कि ये एक बेस है जिस पे मॉडर्न सोसाइटी आज एग्जिस्ट कर रही है। बहुत रीसेंट देखें तो कल ही हमने एक न्यूज़ सुनी कि एक एलिफेंट है, उसकी डेथ हो जाती है और एंड शी इज़ प्रेग्नेंट। तो वो डेथ हो जाती है क्यों? क्योंकि किसी ने जो है पाइनएप्पल के अंदर फायर क्रैकर भर के और खिला दिया था। तो आज पूरा वर्ल्ड भी नहीं होगा तो पूरे इंडिया में ये चीज़ एक स्प्रेड कर चुकी थी विदिन अ डे। एक एक ट्राइबल एरिया में हुई हुई एक डिस्ट्रिक्ट की एक न्यूज़ पूरे इंडिया में फैल जाती है, पूरी मिनिस्ट्री तक वो बात चली जाती है और आज जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हैं अ, जावड़ेकर जी, तो वो इस पे स्टेटमेंट देते हैं कि ये बहुत ही गलत हुआ है या इस पे जो भी एक्शन होगा। तो आप इम्पैक्ट समझिए आईसीटी का कि वो कहाँ तक पेनिट्रेशन है उसकी और कितना पावरफुल वो टूल है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था आईसीटी पे। किसी को कोई चीज़ ऐड करनी है इस पे या कोई इन्फॉर्मेशन पे कोई पॉइंट पे डिस्कस करना हो? ओके, तो सबको क्लियर हुआ कि हम आईसीटी की जो बात कर रहे हैं, हम किस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है फीचर्स ऑफ आईसीटी। उसकी कुछ हम विशेषताएं पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। सबसे पहला, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी इनटू डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन। तो हम ये तो यूज ही करते हैं, हम देखते हैं कि जितना हमारा मोबाइल ट्रांजैक्शन है सारा डिजिटल हो गया है। फोन पे आ गया है, पेटीएम आ गया है, आप भीम ऐप से कर सकते हो ट्रांसफर, यूपीआई नंबर आ गया है। तो डिजिटल इकोनॉमी का डिजिटल वर्ल्ड है, इसका मतलब ये है कि हर नॉलेज जो है, इनफैक्ट आपने कुछ भी चीज़ अगर अपलोड करी है, आप नेट पे उसे एक बार डाल चुके हैं, तो इट मीन्स वो वहाँ पहुँच चुकी है फॉरएवर। तो इसीलिए अब इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब भी यही है कि अब ये सोसाइटी ना आईसीटी ने एक प्रॉब्लम भी खड़ी कर दी है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? देयर इज़ अ फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी अब आपको इतनी जानकारी मिल जाती है कि उसमें से सही, गलत और इनकी पहचान करने में एक अलग से एक नया स्ट्रीम हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड बिग डेटा। यानी कि इतना डेटा अमाउंट अपलोड किया जाता है डेली और उसको चेक करना, एनालाइज़ करना, प्रोसेस करना और फिर उसको देखना कि वो कहीं किसी के हेट स्पीच ना हो, बहुत सारा काम अब बढ़ गया है। तो ये सोसाइटी जितनी फ़ास्ट है, उतनी ही फ़ास्ट इसमें रूमर्स भी चलते हैं।
तो कोई फेक न्यूज़ हो जाती है तो वो भी बहुत फास्ट स्प्रेड करती है। तो ऐसा ही सब कुछ है, पर इस आईसीटी की वजह से इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी इंटू एन डिजिटल एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी। देन कम्स स्पीड। तो सिंपल सा एग्जांपल है कि पहले हम थ्रू लेटर्स सेंड करते थे, फिर अब हम क्या कर सकते हैं, विद थ्रू ईमेल हम विद इन फ्यू सेकंड्स अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये उसकी स्पीड है। देन देयर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आपने कई चीजें नोट करी होंगी कि मैं अपने पर्सनल कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको डेटा इधर दूसरी जगह जाना है, कहीं और जाना है, वहां अपनी कंटिन्यू करनी है रिसर्च। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, गूगल ड्राइव्स है, ड्रॉप बॉक्स है, जिसमें आप अपना डेटा अपलोड कर दीजिए और वहां से आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे सबसे अच्छा फायदा रिसर्चर्स को ही हुआ है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डॉक पीडीएफ फाइल्स इकट्ठा हो जाते थे और उसके उसके लिए उन्हें बार-बार दिक्कत होती थी पेन ड्राइव के साथ। तो इसीलिए उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या हुई है कि आप अपना रिसर्च अपने आपके गाइड हो सकता है, बहुत दूसरी जगह पे हो, दूसरे स्टेट में हो, दूसरे कंट्री में हो। आप अपनी रिसर्च उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वो वहाँ से गाइड कर सकते हैं आपको। पहले से कंपेयर करें तो पहले क्या होगा कि आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, फिर आप सब कुछ इकट्ठा करके पोस्ट में करके बंद करके तब भेजेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर वो रिप्लाई आएगा, फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन चलेगी। तो जो रिसर्च विदिन 1 मंथ हो जानी चाहिए थी, वो 6 मंथ तक खिंच जाती है, तो कोई यूज़फुल नहीं है उसका। इसलिए लोगों की पीएचडी और डॉक्टरेट्स और साइंस रिसर्च पेपर बहुत साल लगते थे आने में, बिकॉज़ ऑफ दिस। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो बहुत ही इंस्टेंटली टीचर्स गाइड कर देते हैं, विदिन सेकंड्स ये काम हो जाता है। देन देयर इज़ वर्सेटिलिटी, जो नेक्स्ट फीचर है। तो वर्सेटाइल का मतलब होता है, हम ये टर्म बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं किन लोगों के लिए, जो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड टाइप होते हैं भाई। ये तो सिंगिंग भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं और ये तो पढ़ाई में भी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वर्सेटाइल कैरेक्टर वर्ड यूज़ किया जाता है, वही खूबी इसके साथ भी है। कैसे है ये मल्टीटास्किंग? तो ये फीचर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले का है कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में, हो सकता है अभी हम पढ़ रहे हैं या आप अपने फ़ोन में सुन रहे हैं, पर हो सकता है पीछे आप कोई डाउनलोड भी कर रहे होंगे फाइल, या कोई पीछे ईमेल भी चल रही होगी, कोई कंप्यूटर का स्कैनिंग भी चल रहा होगा। तो ऐसी 10 तरह की एप्लीकेशंस चल रही होंगी। दैट इज़ मल्टीटास्किंग, कि एक समय पे एक से अधिक कार्य ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रिसिजन। प्रिसिजन का मतलब हो जाता है कि ये बिल्कुल आपको वही आंसर देगा जैसा आप इनपुट देंगे। इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि आप गूगल में कुछ भी सर्च करेंगे, तो एक जने को बहुत जल्दी वो रिज़ल्ट मिल जाते हैं और दूसरे जने को वही रिज़ल्ट ढूँढने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि अगर मैं एनवायरनमेंट का हूँ, आप में भी एनवायरनमेंट के नहीं हो, तो मुझे कोई एनवायरनमेंट का टॉपिक रिलायबल और सही ढूँढना है, तो मुझे कम टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। ऐसे ही आपके फील्ड में आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है, टाइम लैग आ रहा है, दैट इज़ प्रिसिजन लैग। अब मुझे मेरे टॉपिक का पता है कि अगर मैं ये कीवर्ड्स प्रॉपर्ली डालूँगा, तो मुझे जल्दी आंसर मिलेगा, सही फाइल मिल जाएगी। आपको उस फील्ड की अगर नॉलेज नहीं है, तो आप कीवर्ड्स ऐसे डालेंगे जो बहुत ही जनरल सा होगा, तो वो पूरे दुनिया भर का जो रिज़ल्ट आपको दे देगा, जो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक, तो जैसे कि आपको अगर कोई रिसर्च पेपर ढूँढना है जो कि देहरादून पे स्टडी हुई हुई है, तो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ढूँढना है कि जो माइनिंग एक्टिविटीज़ था उसका इम्पैक्ट मसूरी में कैसा रहा होगा। तो आप कैसे सर्च करोगे कि आप माइनिंग एक्टिविटीज़ लिखोगे इन मसूरी देहरादून करके जर्नल, या जर्नल का नाम भी लिख दोगे अगर आप श्योर हो कि भई आपको नेचर वाला जर्नल ही चाहिए या फिर स्प्रिंगर वाला चाहिए, तो आप उस चीज़ को मेंशन करोगे। जितना आप स्पेसिफिक इनपुट दोगे, उतना ही प्रिसाइज़ आउटपुट आपको मिलेगा। सो दिस इज़ आईसीटी, कि आप जैसा इनपुट देते हो, कंप्यूटर गलती नहीं करता उसको रिज़ल्ट शो करने में। हमारी इनपुट की कुछ कमियों की वजह से हमारा आउटपुट डिज़ायरेबल नहीं बन पाता। इसका प्रिसिजन का मतलब यही है कि अगर आपने सोचिए कुछ कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया, जो कि कैलकुलेटर की तरह काम करता था, लेकिन अगर आपके कमांड और इनपुट प्रोग्रामिंग गलत है कहीं पे, तो आपका आंसर गलत आएगा, सिंपल। और अगर आपका कमांड बिल्कुल सही है,
तो फिर आपका आंसर भी बिल्कुल सही आएगा और हर बार वही आंसर आएगा। मैनुअली क्या होता है, आप बार-बार एक ही चीज़ करते हो तो देयर इज़ डेविएशंस, यानी कि 10वीं बार में हो सकता है कुछ और कर दो, 11वीं बारी में कुछ और, हर बार कुछ नया मॉडिफिकेशन होता रहता है व्हेन यू डू मैनुअली। लेकिन फीचर ऑफ आईसीटी क्या है कि ये प्रिसाइज़ है, प्रिसिजन है, यानी जैसा आप लिखेंगे वैसा ही ये हर बार रिजल्ट देता रहेगा। देन देयर इज़ कॉस्ट। येस, इट इज़ कॉस्टली बट इनिशियली। इनिशियली का मतलब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और हमें नेटवर्क स्थापित करना है, लैब स्थापित करनी होती है कंप्यूटर की, तो ये कॉस्टली है, पर कैसे ये जस्टिफाइड हो जाती है ओवर अ लॉन्ग रन, यानी जब हम इसे यूज़ करते हैं इसके एडवांटेजेस हमारे लिए ज़्यादा हैं कंपेयर्ड टू इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो इस हिसाब से ये कॉस्टली है बट देन इट इज़ ओके, ये लॉन्ग रन के लिए कवर हो जाता है। फिर है स्टोरेज। अब ये हमें ये फैसिलिटी भी देता है कि हम इसे स्टोर कर सकते हैं कैसे, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में और क्लाउड बेस्ड। तो हार्ड डिस्क जो हम हार्ड ड्राइव्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में, वही हार्ड डिस्क है। पेन ड्राइव्स जो हम यूज़ करते हैं छोटी वाली, दैट इज़ पेन ड्राइव। और क्लाउड बेस्ड का मतलब है कि हम फिर उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, तो जिनके पास एप्पल या मैक का कोई प्रोडक्ट होगा तो उनको एप्पल भी जो है क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, तो ये उन्हीं का एक फीचर है, दैट इज़ स्टोरेज। फिर क्या है? फैसिलिटेट्स लर्निंग। तो जैसे हम अभी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ यूज़ ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, प्रेजेंटेशन एंड ऑनलाइन कोर्सेज़। तो ये सारे उसके फीचर्स हैं आईसीटी के। कोई भी फीचर जो क्लियर ना हुआ हो, कोई ऐसा है फीचर? नहीं। ठीक है, तो अभी हमने क्या-क्या कवर कर लिया है, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने कवर किया और हमने फीचर्स पढ़े आईसीटी के। फिर आते हैं, अब हम समझ गए हमें पढ़ना क्या है, करना क्या है। तो अब आते हैं कंप्यूटर, जिससे कि इसकी शुरुआत होगी। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का जो दौर शुरू होता है वो माना गया है 1990s से। 1990s से माना गया है कि ये कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ और अब तो कंप्यूटर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा पार्ट है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज़ कंप्यूटर ने उसकी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। कंप्यूटर है क्या? इट इज़ अ प्रोग्रामेबल मशीन टू परफॉर्म कैलकुलेशन, राइट टेक्स्ट, एडिट फोटोज़, वीडियोज़ एंड ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा। तो एक प्रोग्रामेबल मशीन है, यानी कि इसमें एक प्रोग्राम डलेगा, ये प्रोग्राम के बिना नहीं चल सकता। तो ये हो गया प्रोग्रामेबल मशीन। क्या काम करता है? कैलकुलेशंस करता है, जो सबसे पहला यूज़ होता था कंप्यूटर का। राइटिंग टेक्स्ट, हम जो भी वर्ड और स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन का काम करते हैं, दैट इज़ ऑल राइटिंग टेक्स्ट। एडिटिंग फोटोज़ एंड वीडियोज़, तो जितने भी टूल्स, अगर आप वो फ़ोटो और वीडियोज़ का फ़ोटोशॉप डाल दोगे, तो आप फ़ोटोज़ एडिट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। देन देयर इज़ ऑनलाइन शॉपिंग, जो भी आप वेब ब्राउज़र पे अगर कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हो, दैट इज़ ऑनलाइन वर्किंग, तो हम मेजरली नेटवर्किंग इसमें जोड़ सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा मशीन है जिसमें जिसे प्रोग्राम करना पड़ेगा, दैट इज़ द बेसिक नेसेसिटी। और फिर वो क्या-क्या काम कर सकता है? कैलकुलेशंस कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स का काम कर सकता है, फोटोज़, वीडियोज़, सब तरह के काम कर सकता है। ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स क्यों लिखने पड़ रहे हैं? वैसे तो हम जानते हैं कंप्यूटर क्या-क्या कर सकता है, पर जब ये लिखने पड़ते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम इसे कंपेयर करते हैं बाकी डिवाइसेज़ से। जैसे कि कैलकुलेटर है, वो सिर्फ़ कैलकुलेशन कर सकता है। फिर एक पेजर आता था बहुत पहले, जो इससे लोग मैसेज भेजते थे, तो वो सिर्फ़ राइटिंग टेक्स्ट का काम कर रहा था। देन हमारे पास जो फ़ोटो और एडिटिंग वीडियोज़ के लिए है, ये कंप्यूटर बेस्ड ही प्रोग्राम है ये तो शुरू से ही। और बाकी ऑनलाइन शॉपिंग, ये ऐड हो गया है जब से इंटरनेट कनेक्ट हो गया है कंप्यूटर से। फिर दूसरा क्या है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड ड्यू टू देयर वर्सेटिलिटी, यानी कि ये मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक्यूरेसी, अगेन जैसा इनपुट डालेंगे ये वही आउटपुट देगा बार-बार, जितनी बार सेम इनपुट होगा उतनी बार सेम आउटपुट आएगा। तो ये एक्यूरेसी होगी, इसने जो भी रिपीटेड वर्क थे, कॉपी पेस्ट,
जो भी कंप्यूटर यूज़ करता है वो इससे बिल्कुल फ़ैमिलियर है कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हमें बार-बार यूज़ करते रहना पड़ता है। तो क्यों हम इतना रिलाय कर सकते हैं? क्योंकि ये एक्यूरेट है और इसी की एक्यूरेसी की वज़ह से हमें इस पे भरोसा रहता है। दैट इज़ रिलायबिलिटी। फिर उसके बाद स्पीड, यानी जो काम अगर हमें टाइम लगता है मैनुअली, उस काम को आप कंप्यूटर से करेंगे तो वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेशन उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस बहुत जल्दी कर लेता है कंप्यूटर और हमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। देन देयर इज़ लॉजिक। लॉजिक का मतलब ये है कि कंप्यूटर के पास अपना दिमाग का लॉजिक नहीं है, पर जो आप लॉजिकल प्रोग्राम उसको देंगे, वो उसको वैसे ही फ़ॉलो करता है जैसा आप उसे देते हो। यानी कि आपने इनपुट जैसा दिया वैसा ही उसका आउटपुट आएगा, दैट इज़ लॉजिक। कि जैसा लॉजिक लगाओगे वैसा ही आपको आंसर मिलेगा। इलॉजिकल आंसर्स नहीं होंगे कि आपने कुछ इनपुट करा और आंसर कुछ और आ रहा, दैट इज़ रैंडम। ऐसा नहीं होता कंप्यूटर में। डिलिजेंस, मेमोरी, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ये कंप्यूटर जो है इस मेमोरी तो आपको मेमोरी की स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्टिविटी का कोई खास रोल नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी ये है कि ये आपको रैंडम आंसर्स नहीं देगा, सिंपल। देन कंप्यूटर के 2 पार्ट्स हैं जो ब्रॉड हैं, वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जो भी आप फिजिकल कंपोनेंट छू सकते हैं कंप्यूटर पेरिफेरी और कंप्यूटर से रिलेटेड, दैट इज़ हार्डवेयर। पर जो नॉन फिजिकल कंपोनेंट है, जो उसके अंदर चलने वाले प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, यानी उनको हम फिजिकल नहीं होते, हम उन्हें टच नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टच, फील, सेंस, पर वो होते हैं, वो वर्क करते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं बस। तो फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर बोलते हैं और नॉन फिजिकल को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? हाँ इंट्रोडक्शन सर। हो गया, फीचर्स हो गए, और कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक डब्बा है जिसे में हम प्रोग्राम डालते हैं और अपना काम करते हैं। देन देयर इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के टाइप्स जब हम जाने, तो बेस्ड ऑन ऑपरेशंस तो 3 है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग डिजिटल से पहले ज़्यादा यूज़ होते थे। ये क्या होता है? इसमें डेटा कंटीन्यूअस फॉर्म में होता है, यानी इसकी आप डिजिटल को समझना और उससे फिर आप एनालॉग इज़िली समझ जाओगे। डिजिटल क्या है? ये कंप्यूटर कैसे काम करता है? या तो इसके लिए आंसर 0 है या फिर आंसर 1 है। इसके लिए कोई पॉइंट 1, पॉइंट 2 जैसा कोई आंसर नहीं होता। यानी ये सारी गिनतियाँ कैसे समझता है? 1 0 0 1 0 1 के फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके प्रोग्राम कैसे चलते हैं? 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। तो ऐसे वर्क करता है डिजिटल। एनालॉग क्या होता है? वो 0 से 1 के बीच में फ्लोट करता रहता है। तो एनालॉग फास्ट होते हैं और एनालॉग कंप्यूटर्स पहले यूज़ हो रहे थे और वो बहुत अच्छे भी रहते हैं। लेकिन डिजिटल में क्या है? डिजिटल आर बेटर ड्यू टू देयर मेमोरी एंड एक्यूरेसी। एनालॉग कंप्यूटर्स में जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आता है ना, वो थोड़ा फास्ट होता है लेकिन एक्यूरेट नहीं होता। इसका मतलब उस अगर हमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है, तो हमें एग्ज़ैक्ट आंसर वो नहीं दे पाता। हर बार कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा-सा वेरिएशन आता है उसके आंसर में। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, ये थोड़ा स्लो होते हैं, टाइम लेते हैं आंसर निकालने में, लेकिन देते एक्यूरेट आंसर हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या हैं? जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। तो अब जब हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक क्वांटम कंप्यूटर्स फील्ड आ गई है जो 0 और 1 के बीच में फ्लोट करती रहती है वैल्यूज़। तो उस वो इतने फास्ट कंप्यूटर्स हैं जो अब अभी नॉर्मली हम लोगों के लिए तो आए नहीं है, गूगल वगैरह के लिए ही हैं वो। अब वो क्वांटम कंप्यूटिंग में इतनी फास्ट है कि अगर जो कैलकुलेशन कोई कुछ पूछ रहा है क्या? तो क्वांटम कंप्यूटर्स इतने फास्ट हैं कि अगर कोई कैलकुलेशन ईयर्स में होती थी तो अब वो सेकंड्स में हो रही है। लेकिन उसी के आंसर की एक्यूरेसी नहीं है। थोड़ा बहुत डेविएशन है उसमें। तो यही डिफरेंस है एनालॉग का, डिजिटल का और हाइब्रिड में दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर कंप्यूटर का टाइप बेस्ड ऑन साइज़ भी होता है। साइज़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। साइज़ के हिसाब से सुपर कंप्यूटर का मतलब हो गया, सुपर कंप्यूटर इंडिया में जो अच्छे वाले हैं, उनके नाम भी लिखे मैंने, प्रत्यूष और मिहिर। और जो यूएसए के, वैसे ये दोनों यूएसए के ही हैं, सुमित और शेरा। ये वर्ल्ड लिखा है पर
ये हैं दोनों यूएसए के ही। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये बहुत बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस को भी बहुत इजीली कर लेते हैं। पर ये इंडिया के किन डिपार्टमेंट्स में यूज़ होते हैं, ये प्रत्यूष और मिहिर, तो ये यूज़ होते हैं जो भी मौसम से संबंधित विभाग है ना, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट या अर्थ साइंसेस की डिपार्टमेंट है, उन इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, आईआईटीज़ में, आईआईएससीज़ में, वहाँ पे ये बहुत ही बड़ी कैलकुलेशंस होती है। बड़ी का मतलब क्या होता है कि डेटा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप में से कोई ट्राई करेगा कि सुपर कंप्यूटर्स जो है बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, तो सुपर कंप्यूटर का किसी को कोई इसमें एक अच्छा पॉइंट है, पर आप क्या समझते हैं बड़ी कैलकुलेशंस के लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है, रिसर्च में यूज़ होता है, तो ऐसी क्या बड़ी कैलकुलेशंस होती होगी, आपके अकॉर्डिंग? सर बड़ी जैसे, एक तो जैसे सर जो पाई की वैल्यू है ना, तो हुँ, उसके सर जैसे अभी तक मिलियंस ऑफ डिजिट्स निकाल दिया पॉइंट के बाद, तो मतलब वो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है कि अगर हम उसे मतलब मैन्युअली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सुपर कंप्यूटर बहुत जल्दी कर देता ओके, ठीक है, और कोई ऐड करना चाहता है? सर अगर हम नैनो यूनिट्स में बात कर रहे हैं, माइक्रो यूनिट्स में बात कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स के बाद बहुत लंबा जाएगा। तो उस हुँ, उतना हुँ, स्पेस हमारे मॉडर्न कैलकुलेटर्स, एनालॉग या नॉर्मल कैलकुलेटर कंप्यूटर में नहीं मिलेगा। तो वो चीज सुपर ओके। कंप्यूटर कर सकता है। ओके, तो फिर मैं इसी क्वेश्चन पे, सुपर कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पे अभी दोबारा से आऊंगा। मैं आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है एक बार करा देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ। एनीवेज, तो आप लोग अब समझना, ठीक है। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर तो आप सही समझ रहे हैं कि हाँ वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए होता है। बस आप लोगों के वो एग्जाम्पल जो इस कैलकुलेशन के हैं, वो कैलकुलेशन उतनी बड़ी नहीं है, अभी हम बाद में समझते हैं उसको। तो सुपर कंप्यूटर्स ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेंगी, जहां बहुत ही बड़ी बड़ी कंप्यूटिंग्स होती हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जिसमें जैसे एटीएम मशीन्स जो ये सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को रख रही है या डेटा कलेक्ट कर रही है यूनिवर्सिटी का, या फिर जो डिजिटल लाइब्रेरीज का एक रिकॉर्ड रूम है, वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। तो हर यूनिवर्सिटीज में मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको जरूर मिलेगा उनकी कंप्यूटर लैब्स में, जहाँ पे वो जो मेन ऑपरेटर है वो बैठते हैं, क्योंकि उसके पास उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो हमारे कंप्यूटर की तरह उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़े होते हैं, उसमें अच्छे खासे इंस्ट्रूमेंट और वो लगे होते हैं, उसका साइज भी बड़ा होता है। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। बस आप ये समझिए मिनी कंप्यूटर्स को कि ये सुपर कंप्यूटर से बस इसलिए छोटे हैं कि ये उतनी बड़ी कैलकुलेशंस को नहीं कर पाते जितनी जल्दी सुपर कंप्यूटर कर लेता है। बाकी ये मिनी कंप्यूटर्स भी उतने ही एफिशिएंट होते हैं, इसलिए ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में पाए जाते हैं। थोड़ा वही सुपर कंप्यूटर जो काम एक दिन में कर देगा, मिनी कंप्यूटर्स उस काम को कम से कम 10 दिन में करेंगे। पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इतनी बड़ी कैलकुलेशन के लिए ये दिन भी छोटे ही हैं। फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, जो हम यूज करते हैं या घरों में रखते हैं, डेस्कटॉप जिसे बोलते हैं। तो वो आता है माइक्रो कंप्यूटर में। तो हम समझ गए कि ये 4 टाइप के कंप्यूटर हैं। सबसे बड़ा वाला कंप्यूटर तो मेन फ्रेम है, मतलब उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी का जो जैसे सर्वर बोलते हैं ना, वो है वो। जो यूनिवर्सिटी का सर्वर है ना, आईबीएम वगैरह का सर्वर बना होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड और डेटा है, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इवन उस मेन फ्रेम कंप्यूटर में जहाँ रखा होगा वहाँ एसी भी चला रखा होगा, इसको तो बहुत सुविधा मिलती है। फिर आ रहे थे उस क्वेश्चन पे कि सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों ही रिसर्च में यूज होती हैं, बस दोनों का कोई डिफरेंस है कि सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट कैलकुलेशंस कर लेता है। तो हम लोग जिस चीज, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये है कि जिस बड़ी कैलकुलेशंस के लिए हम सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं ना, तो वो कैलकुलेशंस कौन सी हैं आपके हिसाब से? आपने जो बताया पाई वाला, और जो नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिक्टोमीटर वाली, मतलब माइनस में पावर्स हैं, 0.0000 वाली कैलकुलेशन है, वो भी सही है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन यही होता है कि सुपर कंप्यूटर ऐसी ही कैलकुलेशन को सॉल्व करता होगा। पर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कोई अगर इससे रिलेटेड सुनी हो कि किस तरह की कैलकुलेशंस सॉल्व की जाती हैं सुपर कंप्यूटर में।
कोई बताइए, कोई ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, तो 2 पॉइंट तो हमें मिल गए हैं कि पाई की कैलकुलेशन, जैसे कि उसकी बहुत ही डिजिट्स हैं, उसमें नेवर एंडिंग है। यस। सर वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में? हाँ, वेदर फोरकास्टिंग में है वो, उसका एप्लीकेशन तो है, पर मैं थोड़ा सा डीप में जाना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन है कि हम सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं। उसका एप्लीकेशन एरिया वेदर फोरकास्टिंग में है, राइट? पर वो कैलकुलेट क्या करते होंगे उसके अंदर ऐसा कि उन्हें मतलब हमें इतनी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, उनकी प्रोसेसर बढ़ाने पड़ रहे हैं। सर बिलियंस में हो अगर? ओके, बिलियंस में भी हूँ, ठीक है। क्योंकि ना मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है वो भी अच्छी अच्छी कैलकुलेशंस कर लेता है, उससे ऊपर है मिनी कंप्यूटर्स, वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, वो काफी फास्ट है, काफी उसमें हमारे हिसाब से तो काफी फास्ट है वो पर्सनल कंप्यूटर से। लेकिन अगर हम सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि वो क्या कैलकुलेशन है जो मिनी कंप्यूटर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने सर जो पहले चारों टॉपिक समझाए। जैसे सर जो सब एटॉमिक लेवल पे जो फिजिक्स है, जो हम्म पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है, या जो न्यूज़ में जो सर खोज हो रही है ना, वो हम सुपर कंप्यूटर की हम्म हेल्प से ही कर सकते हैं, क्योंकि वो आज के जो नॉर्मल जो कंप्यूटर्स हैं उनकी हद में नहीं है वो चीज़। जैसे सर फॉर एग्जांपल किसी अ, मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन कैलकुलेट करना है कि ये 1 सेकंड में या बहुत ही छोटे टाइम में कितनी बार वाइब्रेट कर जाता है। तो वो इतनी ज़्यादा बार कर जाता है कि उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम नॉर्मली मतलब सुपर कंप्यूटर से ही हो सकता है वो। हाँ, एक अच्छा आपने एग्जांपल दिया ये कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेशन है, तो जितनी भी वो आप लेबोरेटरी सुनते होंगे ना, जो एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है जिसमें गॉड यस पार्टिकल भी मिला था, यस सर। तो उस तरह की कैलकुलेशंस हैं। तो चलो मैं आप लोगों को एक और आइडिया देता हूँ कि ये किस तरह की कैलकुलेशन है। आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला याद है आप लोगों को कि हमने क्या पढ़ा था एयर क्वालिटी इंडेक्स में? AQI यस सर। क्या था? सर एयर में जो मतलब पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन का जो लेवल है वो नापने के लिए, हम्म कि एयर की क्वालिटी कितनी हेल्दी है या अनहेल्दी है मतलब। हाँ, तो सबको ये याद होगा कि उसमें 0 से 100, 100 से 200 और ऐसे 500 और 500 प्लस तक की कैटेगरीज थी। ऑल राइट। तो यस एक सर। AQI में हमें ये सब मिल रहा था। अब आप ये समझिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो लगा होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला, वो तो आपने पोल्यूटेंट्स भी और वो पोल्यूटेंट्स कौन कौन से चेक करता है? 7 to 8 पोल्यूटेंट्स हैं उसमें, राइट? AQI में जो जो पोल्यूटेंट्स वो चेक करता है वो 7 to 8 पोल्यूटेंट्स हैं, और वो हमें फिर एक एवरेज वैल्यू दे देता है 0 to 100 और 500 तक के बीच में, या 500 से भी ऊपर, ताकि आम आदमी समझ सके कि भाई पोल्यूशन का स्तर कैसा है। 400 है, बहुत ज्यादा हो गया, सीवियर हो गया। लेकिन आप कंप्यूटर के एंड पे जाओ तो आप देखो वो कलेक्ट क्या कर रहा है। वो 24 घंटे चलता है, जो डिवाइस लगा होता है। आप कभी अगर इधर ISBT देहरादून वाली साइड जाओगे या क्लॉक टावर जाओगे तो आपको मिलेगा मॉनिटरिंग स्टेशन। तो ऐसा मॉनिटरिंग स्टेशन है, वो 6 to 7 पोल्यूटेंट्स उसमें है। जैसे अगर वो सल्फर डाइऑक्साइड भी रिकॉर्ड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिकॉर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिकॉर्ड कर रहा है, तो ऐसे 7 पोल्यूटेंट्स के लिए वो हर सेकंड डेटा कलेक्ट कर रहा है कि भाई ये, क्योंकि ये तो एयर में तो हर पोल्यूटेंट एक एक सेकंड में बदलता रहता है ना, तो ऐसा तो है नहीं ये दिन में सिर्फ 2 बार कलेक्ट करता होगा, सुबह और शाम को। ये रात दिन चलता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये रात दिन चलता है। और एक सेकंड में अगर इसे 7 टाइप के पोल्यूटेंट्स चेक करने हैं तो इसके पास एक सेकंड में 7 डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, एक सेकंड में। अब एक मिनट में 60 तरह की 60 वैल्यूज तो किसी एक पोल्यूटेंट की होगी, और आप देखते हैं कि 7 टाइप के पोल्यूटेंट से तो 60 इंटू 7 हो गया। फिर एक घंटे में कितनी वैल्यूज हो गई इसके पास? 60 इंटू 7 इंटू 60। अब
एक 24 घंटे में फिर इंटू 24 कर लीजिए, फिर एक साल में इंटू 365 कर लीजिए। अब एक दिन में तो चलो, 2 दिन में, 3 दिन में तो ये सिर्फ वेदर बता पाएगा कि 3-4 दिन का वेदर फिनोमिना, लेकिन क्लाइमेट बताने के लिए इसको कम से कम 20 साल 25 साल तक का डेटा चाहिए। तो आप इमेजिन करो कि कितने सारे नंबर्स उसमें आ गए हैं। एक क्लाइमेट बताने के लिए हमने डिस्कस किया था पहले भी कि एक क्लाइमेट 20-25 साल का एग्रीगेट डेटा बताता है। तो जब हम कंपेयर करते हैं कि 1970s में ऐसा था, 1990s से ऐसा ट्रेंड आया है, उस ट्रेंड का ग्राफ बनाने के लिए हमें वैल्यूज चाहिए। तो आप इमेजिन करो कि सिर्फ एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग वाला जो इंडेक्स है, वो इतनी वैल्यूज को लेके घूम रहा है, और उसके बाद उसे उन सब का एवरेज भी निकालना है, मीन भी निकालना है, एक दिन का मैक्सिमम भी चाहिए, एक दिन का मिनिमम भी चाहिए, ऐसे ही मंथली, ऐसी एनुअली, ऐसी डिकेडल भी चाहिए, पूरे 10 साल में क्या ट्रेंड है। तो इतनी सारी कैलकुलेशंस, जब इतना सारा डेटा है, मतलब ये डेटा ही कई गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स का डेटा है। इतने बड़े डेटा को अगर हमें एक छोटा सा ऐड का ऑपरेशन भी चलाना पड़ेगा, तो कम से कम पूरा दिन निकल जाएगा, और हो सकता है कई दिन निकल जाएं सिर्फ इसको ऐड करने में, कंप्यूटर के द्वारा, जो हम नॉर्मल हमारा कंप्यूटर यूज करते हैं, जो कि बहुत फास्ट होता है हमारे लिए, एक्सेल शीट, ये भी हार जाता है इसके सामने। तो इस तरह की कैलकुलेशन की बात हो रही है। कैलकुलेशन से मतलब ये नहीं था कि मैथमेटिकली हमें किसी को कितने बड़े नंबर को ऐड या डिवाइड करना है। कैलकुलेशंस का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में होगा कि कितने हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो इसे करने हैं। जैसे इसको एक बार 2 को ऐड करना है, फिर तीसरे को ऐड करना है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इसके लिए कैलकुलेशंस पर सेकंड की स्पीड बताता है। तो जब इतना बड़ा डेटा चाहिए और उस डेटा में से छाँट के निकालना है, तो ये बस मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया टू इमेजिन कि कितने बड़े डेटा को वो हैंडल कर रहा है। आपको डाउट है किसी चीज़ पे? क्लियर हुआ कि हम जो डेटा और कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं, ये नॉट जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू, वो भी है, मतलब नंबर की बात तो है ही कि भाई बिलियंस में है, ट्रिलियंस में है, लेकिन आप कैलकुलेशंस पे जाएँगे कि नंबर ऑफ कैलकुलेशंस जो इसे परफॉर्म करने हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जो हमारे छोटे-छोटे कंप्यूटर हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ये तो चलते भी रहेंगे तो भी ये कैलकुलेशंस को खत्म नहीं कर पाते। ये हुआ एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे सैटेलाइट है, वो भी ऐसे ही पूरे साल चल रही हैं और हर सेकंड डेटा भेज रही हैं। हर सेकंड उन सैटेलाइट जो है डेटा ट्रांसफर करता रहता है, अपलोडिंग डाउनलिंक होता रहता है उसमें। तो वो पूरे अर्थ का डेटा कलेक्ट कर रहा है, और उसमें तो कई सारी चीजें हैं। AQI में तो सिर्फ थोड़ी सी चीजें थी, सैटेलाइट डेटा में तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जितने उसमें सेंसर्स लगे हैं वो सारे इंफॉर्मेशन वो देगा। तो जब इतना सारा डेटा हो जाएगा, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें कंप्यूटर भी वैसा ही चाहिए, जो एक सेकंड में बहुत सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सके, यानी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कर सके। ये दूसरा एग्जांपल है कि हम वेदर और एटमॉस्फेरिक स्टेशंस में या अर्थ स्टेशंस में क्यों लगाते हैं सुपर कंप्यूटर्स। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है पुणे में, तो वहां पे ये लगा हुआ है सुपर कंप्यूटर प्रत्युष। तो वहाँ ये सब काम हो रहा है। इवन जो IISc बैंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ भी सुपर कंप्यूटर्स लगे हैं। तो वो क्या करती हैं, वहाँ रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऐसे ही कई सारी कैलकुलेशंस करनी है। सिर्फ न्यूमेरिक कैलकुलेशन नहीं है, ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात है। फॉर एग्जांपल एक हमने, अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। तो 2 एग्जांपल हमने समझे, AQI का एग्जांपल और सैटेलाइट डेटा का। दोनों क्लियर हैं आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप समझना कि ये वो कैलकुलेशन से थोड़ा सा और ऊपर है, मैथमेटिक्स के ऊपर जाके जो कैलकुलेशन, मतलब किसी दो डेटा को मिलाना, जोड़ना, घटाना, उस तरह का, मगर डेटा ही बहुत ज्यादा है। फिर तीसरा एग्जांपल कहाँ आता है इसका, जहाँ पे आप देखते होंगे आजकल सारी मशीन्स, कार, ऑटोमोबाइल सब कंप्यूटर पे डिजाइन की जाती है। सारी बिल्डिंग्स जो है सिविल इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर पे डिजाइन की जाती है। तो उन सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि बहुत सारी फाइल्स हमें ऐड करनी पड़ती है, एक एक पार्ट बना है। एक बड़ी मशीनरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उन सब की डिजाइनिंग हुई होगी, ड्राइंग हुई होगी, उन सबको अब एक ही फाइल के ऊपर सुपर इम्पोज करना पड़ता है, लेयर बाय लेयर।
तो वो सारा सुपर इम्पोजिशन, इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं उसमें। उसका मैश साइज नाम की एक चीज होती है कि कंप्यूटर जिस हिसाब से काम करता है। तो इस तरह से आप हर फील्ड में देखोगे तो जहां भी एक्सटेंसिव कंप्यूटिंग का काम होता है, बहुत सारा डेटा होता है, वहां पे सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। रिसर्च स्टेशन है, नासा है, इसरो है, इन लोगों को भी सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में। तो अभी हमने क्या क्या जान लिया? इंट्रोडक्शन जाना कि आईसीटी क्या है, उसके फीचर्स जाने कि उसमें उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फिर हमने कंप्यूटर जाना कि कंप्यूटर क्या है, डिवाइस। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में दो टाइप के इसकी कैटेगरीज हैं, एक बेस्ड ऑन ऑपरेशंस है, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, और एक है बेस्ड ऑन साइज, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी और माइक्रो। अब ये बीच में एक डायग्राम है जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा, ये डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स बोल सकते हैं हम इसे। कैसे हुआ? सबसे पहली कंप्यूटर था वो बहुत बड़े होते थे, यानी एक बड़े से जनरेशन का जो कंप्यूटर में आप इमेजिन करो 15x20 का कमरा या उससे भी बड़ा कमरा, उस कमरे में कंप्यूटर है, बस इतना बड़ा कंप्यूटर। और उसका जो पावर है, यानी वो जितना पावरफुल है, वो आपके मोबाइल फोन से भी कम पावरफुल है। यानी आपके पास आज जो स्मार्टफोन है उससे भी कम उसकी कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग स्पीड है, लेकिन साइज देखेंगे आप तो इतना बड़ा है। उसमें यूज क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। जो पुराने, अगर आपने पुरानी वाली टीवीज अगर आपको याद हो, जिन जो बहुत ही बड़ी साइज की होती थी, आज से 10-15 साल पहले तो काफी कॉमन थी वो, तो जिनके पीछे कलर ट्यूब्स लगी होती थी रॉड वाली, तो वहां वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, तो इसलिए उनका साइज बड़ा हो जाता था। अब आप वही चीज कंपेयर कर लीजिए कि आज के वो कंप्यूटर्स जो मॉनिटर्स आ गए हैं, अब वो बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं, फ्लैट स्क्रीन आ गया है अब। तो वैक्यूम ट्यूब, दैट वाज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दूसरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? ट्रांजिस्टर। तो एक आविष्कार हो गया ट्रांजिस्टर का, और उसने पूरी वैक्यूम ट्यूब को ही रिप्लेस कर दिया। यानी अब कोई हमें वैक्यूम ट्यूब लगाने की जरूरत नहीं है, अब जो भी काम है वो ट्रांजिस्टर से होने लगा। तो बहुत बड़ी इन्वेंशन थी ये, और इसने कंप्यूटर की फील्ड में रेवोल्यूशन का काम करा। इससे साइज जो है बहुत छोटा हो गया कंपेयर्ड टू फर्स्ट जनरेशन। ट्रांजिस्टर ने ये काम किया। उसके बाद आई इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ये जो माइक इंटीग्रेटेड सर्किट की जो चिप दिख रही है ब्लैक कलर वाली, ये आपको हर मदरबोर्ड में दिखने को मिलेगी। इसने जो है, यहाँ ये जब यूज होने लगे कंप्यूटर में, तब से हम कहते हैं कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ गई है। तो दैट वाज थर्ड। तो आप देखेंगे सीक्वेंस ऑर्डर में, तो जैसे जैसे चीजों में रेवोल्यूशन आया है उसी के हिसाब से जनरेशन बढ़ी है। देन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो प्राइमरली हम यूज कर ही रहे हैं, दैट इज जब से माइक्रो प्रोसेसर, यानी इंटेल जो एक कंपनी है उसने जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कर दिया, तो फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हो गए। अब फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं, दैट विल बी बेस्ड ऑन क्वांटम। तो ये इस पे बनने शुरू हुए हैं, पर अभी हमारे रीच में नहीं है, इसलिए हम लोग इसे फिफ्थ जनरेशन अभी हम तक नहीं पहुंचा है। दैट विल बी मच फास्टर देन माइक्रो प्रोसेसर। तो ये डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स थी जो हमने देखी। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर आ गए, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, चिप्स आ गई, चिपसेट सिस्टम, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो होगी वो क्वांटम की है। तो ये ईयर वाइज भी डिवाइडेड है। फर्स्ट जनरेशन 1940s और 50s का टाइम है, तो ये टाइम वर्ल्ड वॉर के टाइम पे है, तो वहां पे ज्यादा इसमें रिसर्च की गई थी। उसके बाद सेकेंड जनरेशन था 1956 से 63 का, दैट वाज ड्यूरिंग ट्रांजिस्टर्स जब डेवलप हो गए थे फिजिक्स में। देन थर्ड जनरेशन वाज 64 टू 71 जहां इंटीग्रेटेड सर्किट आता है, और फोर्थ जनरेशन जहां पे माइक्रो प्रोसेसर बन जाते हैं वो 1970s के दौर से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है आपको मेनली इन बहुत ही एजेंट जो हाईली कंप्यूटिंग का काम करते हैं वहां पे आपको ही मिलेगा। अभी
नॉर्मली यहाँ आसपास कहीं नहीं मिलेगा। So that was about development of computers from the era of 1940s, पर primarily जो कंप्यूटर का बूम बोलते हैं that was only after जब वो इंटरनेट वाली फैसिलिटी शुरू हो जाती है, और वहां से फिर there is no coming back। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कवर हो गया। उसके बाद हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पार्ट्स। तो कंप्यूटर के 3 ब्रॉड डिविजन्स करे गए हैं। पहला तो है इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट, तो इनपुट में कौन सी चीजें हैं जिससे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है टाइपिंग के लिए, माउस है क्लिक करना है, जो भी इनपुट देना है, स्कैनर, उससे भी आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को, डिजिटाइजर जो पेन यूज करते हैं डिजिटली ड्रॉ करने के लिए, लाइट पेन भी ड्रॉ करने के लिए होता है, दोनों ही लाइट पेन से भी काम हो जाता है। जॉयस्टिक गेम्स को प्ले करने के लिए होता है कि खेल रहे हैं तो जॉयस्टिक यूज कर लेते हैं। वेबकैम भी जो है हमारे, वेबकैम का इनपुट भी हमें मॉनिटर में दिख जाता है, तो वो भी इनपुट। तो इस, और ये सारे इनपुट है मेजरली। इनपुट का मतलब ये है कि जिससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिले वो सारा आप आंख बंद करके इनपुट में डाल सकते हो। जो भी हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा एज ए हमें मिलेगा, वो आउटपुट है। जैसे कि मॉनिटर, हमने जो टाइप करा उसका रिजल्ट हमें दिखा रहा है। प्रिंटर, जो हमने यहाँ बनाई थी फाइल, उसका हमने आउटपुट निकाले, दैट इज प्रिंटर। प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, ये सब हमें मिलता है तो दैट इज आउटपुट, कंप्यूटर दे रहा है। और जो हम कंप्यूटर को देंगे दैट विल ऑलवेज बी इनपुट। फिर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो 2 काम है कंप्यूटर का, काम है इनपुट लेना, उस पर प्रोसेस करना और आउटपुट देना। तो 2 पार्ट हमने, 2 चीज समझ ली, इनपुट और आउटपुट, पर उनके बीच में जो एक पार्ट है वो है प्रोसेसर, और उससे कनेक्टेड है मेमोरी। तो प्रोसेसर क्या करता है, जो कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू। तो सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, यानी उसमें जो भी हमने प्रोग्राम और कमांड्स दिए हैं उसको फॉलो करवाता है, उस इंस्ट्रक्शंस को। दैट इज कॉल्ड, दैट इज द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। फिर लास्ट पार्ट है मेमोरी का। मेमोरी में रीड ओनली मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है और कैच मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी में वो इसका नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, यानी आप सिर्फ पढ़ सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप कोई चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, ये परमानेंट है। अब ये परमानेंट है तो ये यूज कहाँ होगा, ये यूज होगा जिन चीजों को हमें नहीं चेंज करना है। जैसे हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसका बटन दबाते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है, विंडोज की एक स्क्रीन सी खुलती है और वो हमारी स्टार्ट स्क्रीन पे पहुंचा देता है हमें। तो वो जो प्रोसेस है, वो कंप्यूटर को किसने दी कमांड, हम तो अभी ऑन कर रहे हैं। तो वो सारी कमांड जहाँ स्टोर्ड हैं दैट इज परमानेंट, और वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम बूटिंग बोलते हैं। तो कंप्यूटर बूट करता है, वो सारा इंस्ट्रक्शंस उसमें फीड है पहले से, जिसे हम कहते हैं कि भाई विंडोज डाल दो, तो वो विंडोज डालने का मतलब वही है, बूटिंग। फिर अब जो टाइप्स ऑफ रोम्स आए हैं वो है प्रोग्रामेबल रोम, प्रोम। ई प्रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई प्रोम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये बहुत, बस ये नाम से याद रखने हैं आपको, फंक्शन रीड ओनली मेमोरी का ही आएगा बेस्ड। फिर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम बोलते हैं। आप भी हर जगह सुनते रहते होंगे मोबाइल में, इसकी ये रैम है, उसकी वो रैम है, लैपटॉप की रैम 2 GB है, 4 GB है। तो ये रैम का मतलब है कि ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में हमें बताता है। तो रैम ज्यादा होती है तो कंप्यूटर उतना फास्ट कैलकुलेशंस कर देता है। 2 तरह की रैम है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम फास्ट होती है, ऐसे ही अभी आगे स्टोरेज डिवाइस जब देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही एक स्टैटिक आती है, एक डायनेमिक आती है। तो यहाँ पे बस क्लिच क्या है, कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, तो स्टैटिक को मोस्टली लोग ना स्लो समझते हैं, तो इसलिए वो डायनेमिक रैम को बोलते हैं यही होगा फास्ट। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू गलत हो जाता है, तो इसको आप ठीक कर लेना रैम में। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, टेम्पररी होती है, यानी जब तक मैं कंप्यूटर में अभी काम कर रहा हूँ, ऑन है, चल रहा है, तब तक तो ये है मेरे लिए, मैं कभी भी इसे यूज कर लूँ। लेकिन जहां मैंने कंप्यूटर बंद करा और इसे सेव नहीं करा, तो ये भाई डेटा गया। ऐसा बहुत बार भी होता होगा आपके साथ, आपने काम करा डॉक्यूमेंट में, पूरे दिन रात काम किया और सेव करना भूल गए, और लाइट चलेगी, कंप्यूटर बंद हो गया और बस सारा डेटा गया। तो यही होता है रैम।
आप देखते होंगे जब आप 10-12 एप्लीकेशन चलाते हो तो आपका कंप्यूटर या फोन स्लो हो जाता है, तो आप उसकी सेटिंग में जाओगे, स्पेस चेक करोगे, तो आप देखोगे रैम यूज्ड स्पेस, फ्री स्पेस। फिर आप कुछ ऐप्स को डिलीट करोगे तो वो दिखाएगा फ्री स्पेस बढ़ गई, तो आपका मोबाइल थोड़ा फास्ट भी हो गया। तो वही रैम है, अगर रैम ज्यादा होगी तो कंप्यूटर बहुत इजीली 10-12 एप्लीकेशन चलाएगा, नहीं तो वो भी थक जाएगा, गर्म हो जाएगा, बैठ जाएगा। देन द लास्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज कैश मेमोरी। ये जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी बोलते हैं इसे। तो हर कंप्यूटर में, डिवाइस में अलग होती है। आजकल 3 MB 3 मेगाबाइट तक की कैश मेमोरी आ रही है। ये जो है ना स्टोर कर रखती है आपके डेटा को, और कंप्यूटर जल्दी से इसी के पास जाता है अपना आंसर लेने के लिए। तो कैश मेमोरी में अगर कोई भी जवाब होगा तो कंप्यूटर वो जवाब बहुत फटक से वापस दे देता है। तो जैसे कि आपके गूगल में अगर कोई चीज पहले से आप हर रोज टाइप करके सर्च करते हो तो वो आंसर सबसे जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टोर करके रख रहा है उस आंसर को, इसलिए उसे पता है जैसे ही आप ये टाइप करोगे यही आंसर देना है। तो जैसे ही आप उसी चीज को दूसरे के कंप्यूटर में टाइप करोगे वो नहीं दे पाएगा वो आंसर, तो आपको लगेगा कि हाँ देयर इज सम डिफरेंस। तो कैश मेमोरी भी ऐसे ही काम करता है, ये एक तरह से रिमेम्बर करने का काम करता है कि हम क्या करते हैं, क्या कैसी चीज फॉलो कर रहे हैं, और उसी हिसाब से हमारे आंसर दे देता है। तो हमारा कंप्यूटर हमें जितनी बड़ी स्पेस होगी कैश की उतना ही फास्ट हो जाता है वो। इट इज वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या है? रैम भी वोलाटाइल है, कैश मेमोरी भी वोलाटाइल है। इसका मतलब इसमें जो लिखी हुई बात है वो तभी तक आपके साथ है जब तक कंप्यूटर ऑन है, उसके बाद आप अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। रोम नॉन वोलाटाइल है, यानी जब कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा तो भी उसके अंदर जो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम्स है, वो रहेंगे। दूसरी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। तो जब मैंने कोई फाइल बनाई, कोई डॉक्यूमेंट बनाया, अब मैंने उसे सेव कर लिया, तो वो सेव करके कहाँ चला गया? मेरी हार्ड डिस्क में सेव हो गया, तभी तो मैं अगली बार उसे यूज कर पा रहा हूँ। वरना वो टेम्पररी तो मेरे रैम में स्टोर है, लेकिन वहां से तो वो चला जाएगा जैसे ही मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा। तो मुझे एक हार्ड डिस्क चाहिए, एक पेन ड्राइव चाहिए, जिसमें कि मैं अपना डाटा सेव कर सकूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे काम करना है तो मैं वहां से शुरू कर सकूं। तो वो उसी के लिए हार्ड डिस्क लगाई जाती है कंप्यूटर के अंदर, जिसे आप सुनते होंगे 500 GB, 1 TB। तो या आपकी मोबाइल में 16 GB का हार्ड ड्राइव डिस्क है, स्पेस है, इंटरनल स्टोरेज है, 64 GB का है। तो वो सारा ही हार्ड डिस्क का पार्ट है। तो रैम इज डिफरेंट, हार्ड डिस्क इज डिफरेंट। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, रैम भी क्या है और हार्ड डिस्क भी क्या है, दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, पर नहीं, वो सेम नहीं होते। देन देर इज सम यूनिट ऑफ कन्वर्जन। एक बिट जो सबसे यूनिट छोटी है, फिर 4 बिट को बोलते हैं निबल, NIBBLE। और फिर तो ये सारा दिया ही है। 8 बिट्स को 1 बाइट बोलते हैं, फिर 1 KB मतलब 1024, और फिर 1024 के ही तरह ये चलता रहेगा कि मेगा किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटा, ऐसा चलता रहेगा। देन कंप्यूटर जैसे काम कर रहा था, वो ये एक डायग्राम है जिसमें इनपुट है, आउटपुट है, उसके बीच में है प्रोसेसिंग, और वहां से अगर हम उसे अपनी स्टोरेज ड्राइव या हार्ड ड्राइव में रखते हैं और वहीं से हम उसे रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा वर्किंग है कंप्यूटर कैसे काम करता है। और बाकी जो हमने ऊपर मेमोरी डिस्कस करी है उसका ये छोटा सा डायग्राम है कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी होती है। 3 टाइप की मेमोरी है। प्राइमरी में 2 हैं, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है 2 टाइप के हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। रोम 3 टाइप के हैं, प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, जो भी हम यूज करते हैं, दैट इज ऑल सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी पे डिफरेंस जरूर याद रखना, ये कंफ्यूज मत करना। और तीसरी है कैश मेमोरी, उसका कोई टाइप नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? सर ये कैश मेमोरी और कैश डेटा एक ही चीज है क्या? कैश मेमोरी में जो डेटा है दैट इज कैश डेटा। सर हम कैश डेटा डेटा तो को मतलब कोई भी हम रिमूव भी कर सकते हैं ना सर, मतलब उससे हमारा स्पेस भी फ्री हो जाता है, हाँ तो उसमें कोई हाँ नुकसान नहीं है हाँ, मतलब? जब कंप्यूटर, नहीं नहीं, जब कंप्यूटर स्लो होने लगता है तो इसको क्लीन करना पड़ता है, वो सारा हमें, क्योंकि वो फाइल्स को एक्चुअली स्टोर करके रखता है। मतलब जो भी हमने काम किया ना उसका एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है, तो दोबारा जब हम वही इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो वहीं से उठाता है कैश मेमोरी से, इसीलिए हमें वो आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा।
तो जब वो अच्छा स्पेस भर जाएगी तो फिर उसे डिलीट भी करना पड़ता है। इसीलिए जब कंप्यूटर स्लो होता है तो आप देखते होंगे कि भाई सारी टेम्पररी फाइल्स और ये फाइल को डिलीट कर रहे हैं, सब पे शॉर्टकट्स बने हुए हैं, तो वो यस सारा सर डिलीट करके आप कैश मेमोरी को क्लियर कर सकते हो और तब आपका कंप्यूटर फिर से सही स्पीड पे आने लगता है। क्लियर? यस सर यस सर तो ऐसे वर्क करता है। कैश मतलब वही है, ये हमारा टेम्पररी स्टोरेज है जहां से कंप्यूटर फटाफट रिट्रीव करता है। हम जिस चीज को रिसेंट फाइल्स में ढूंढ रहे हैं ना, वो हमारा कैश में स्टोर होता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि यही चीज बार बार यूज करेंगे, तो इस तरह से कंप्यूटर हमें इजी करने का काम करता है। सर वो डिलीट देन करने के बाद भी मतलब स्टोर कर ही चुका है, मतलब वो भले ही हमने उसे उस नहीं, टाइम वो पे डिलीट क्लीन कर होता भी रहता है। दिया। कैश मेमोरी तो रेगुलरली क्लीन करते रहनी पड़ती है, क्योंकि वो भर जाता है तो फिर उससे वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। फिर आप देखते होंगे कि हर बार हमें टेम्पररी फाइल्स डिलीट करनी पड़ती है, ब्राउजर्स में यस कुकीज, हिस्ट्रीज, ये सारी डिलीट करनी पड़ती है। जो भी इंटरनेट ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो उनको ये काम करना ही पड़ रहा होगा बार बार, कुछ विद इन कुछ टाइम, जैसा आप यूज करते हो। कुकीज यस सर हैं, पासवर्ड्स को वो सेव करके रखते हैं, वो सारा आपके कैश मेमोरी को यूज करता रहता है वो पार्ट। यस अभी हमने पढ़ा ना कि कैश मेमोरी इज फास्टेस्ट, तो वो फास्टेस्ट कब हो सकती है? जब उसमें डायरेक्टली उसी लिंक के फॉर्म में आंसर हो, आपने वही चीज पूछी, वही चीज उसने बता दी, तो वो फास्ट हो गया। तो इस तरह से वो फास्ट है बस, बाकी वो टेम्पररी व्यवस्था है बस एक। उसके बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर हमने जाना था कि जो नॉन फिजिकल कंपोनेंट है, जैसे हमारी विंडोज खुलती है, हम उसे देख सकते हैं पर हम उसे टच नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप है, एडोबी, तो ये सारा सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत सारे हैं। सॉफ्टवेयर भी डिवाइड करे गए हैं दो पार्ट में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिक है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज ही ना हो तो क्या चलेगा ऑफिस, और क्या चलेगा पेंट? कुछ नहीं चलेगा। तो दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है, वो सिस्टम को चलाने में बहुत जरूरी है वो काम। तो आप विंडोज, मैक, लाइनेक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। देन देयर इज एक ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को रखता है, इस पे बाकी चीजें चलती हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसी हैं? जो आप डाउनलोड करते हो और फिर अपने कंप्यूटर में चलाते हो यूज करने के लिए। तो एक्सेल, वर्ड, इंटरनेट ब्राउजर है, क्रोम है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें एप्स बोलो। तो मोबाइल में एंड्रॉयड डलता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिना उसके तो मोबाइल चलेगा नहीं। और उसमें जो हम एप्स डालते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। क्लियर? ठीक है, तो यस किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, अब एक लास्ट पार्ट है आज का जो हम देख लेते हैं, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हमने सबसे पहली डेफिनेशन जब कंप्यूटर की पढ़ी थी तो उसमें ये पढ़ा था कि इट इज अ प्रोग्रामेबल मशीन, यानी जब तक आप प्रोग्राम नहीं डालोगे चलेगा नहीं, फिर तो ये डब्बा है बस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करती है, यानी ये कंप्यूटर को बताती है कि यूजर क्या करना चाह रहा है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्राम डालने की जो बात है, ये कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले शुरू होती है मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज होती थी, फिर असेंबली लैंग्वेज आई, और फिर हाई लैंग्वेज लैंग्वेज। एक सेकंड। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमने सबसे पहले जानना है कि मशीन लैंग्वेज। तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, एक को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो होता क्या है, कंप्यूटर जानता है 0 और 1, उसे और कुछ भी नहीं पता। आप कितनी भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो, उसे तभी समझ में आएगी जब उसे 0 और 1 की फॉर्म में मिलेगा। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती थी? 0 और 1 में ही लिखी जाती थी। यानी कंप्यूटर को जब ऑन होना है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन को ऑन होना है तो 1 लिखा, ऑफ होना है तो 0 लिख दिया। कैसे? जैसे कि
यस और नो में आप समझ लीजिए, या ट्रू और फॉल्स में। तो कंप्यूटर को जब आंसर ट्रू करना है तो वो 1 दिखाएगा, जब उसे आंसर फॉल्स करना है तो वो 0 दिखाएगा। दैट वाज मशीन लैंग्वेज। तो ये कंप्यूटर की बड़ी जल्दी समझ में आती थी, तो ये सबसे फास्ट हो गई। ये फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है, जब कंप्यूटर ही इतने बड़े कमरे के बराबर होते थे कि आदमी खुद उसके अंदर घुस सकता था। तो ये बहुत ही फास्ट होते हैं क्योंकि मशीन के डायरेक्ट समझ में आ रहा है। अब फिर क्या हुआ, लेकिन ये यूजर के तो तभी समझ में आएगा ना जो उस मशीन लैंग्वेज को जानता है। अब जैसे मैं आपको इसमें नेट के लिए बता रहा हूँ। अब मुझे तो नेट का पता है ना, मुझे कंप्यूटर का तो ज्यादा नॉलेज ही नहीं है। तो इसमें जो वीडियो एडिटिंग है, ये है वो है, तो वो तो वीडियो एडिटर्स को पता होगा। हमें तो वो प्रोग्रामिंग आती नहीं कंप्यूटर साइंस की। तो फिर हम तो चला ही नहीं पाएंगे ये कंप्यूटर। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने बोला ऐसे तो सब लोगों की रीच पे आएगा ही नहीं, जो एक्सपर्ट है बस वही चला सकता है, फिर फायदा क्या होगा ऐसे डिवाइस का। कोई भी डिवाइस या कोई भी चीज बनती है वो आम लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए बनती है। फिर क्या हुआ, फिर आया असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या था, आधी भाषा तो मशीन जैसी थी और आधी थोड़ी सी वर्ड्स ऐसे थे जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं, इंग्लिश टाइप के वर्ड्स या सिंबल्स, डॉलर का साइन, परसेंट का साइन, ये सब देखने को मिलने लगा। तो फिर क्या हुआ, ये थोड़ा बहुत ठीक था मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में, थोड़ा सा और एक्सेसिबल होने लगा लोगों के, थोड़ा समझ में आने लगा, वरना 01 तो कई लोगों के समझ ही नहीं आएगा। ये थी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। इसे भी हमने लो लेवल में इसलिए रखा है क्योंकि ये भी मशीन बेस्ड ज्यादा थी, यानी ये यूजर हमें ज्यादा सहूलियत नहीं देती थी, कंप्यूटर को ज्यादा सहूलियत देती थी। इसीलिए हमने इसे लो लेवल में रखा है, मशीन को भी और असेंबली को भी। फिर उसके बाद आई हाई लेवल लैंग्वेजेस, HLL। तो ये इनमें कौन सी लैंग्वेज है, ये बिल्कुल हमारी जैसी बोलचाल वाली भाषा में काम करती हैं। मतलब इसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिखी जा रही है, नॉर्मल जो हम यूज कर रहे हैं वर्ड्स उसमें लिखी जा रही है। तो हम अपनी सहूलियत से लिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। अब इसमें समस्या ये है कि हम तो हमारी भाषा में लिख रहे हैं, कंप्यूटर कैसे समझेगा उसे। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ी कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की। जैसे होता है हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, अगर वहाँ की भाषा हमें नहीं समझ में आएगी तो हमें एक इंटरप्रेटर रखना पड़ेगा। उसी तरह हमें एक प्रोग्राम डालना पड़ा इंटरप्रेटर का, जो कि हमारी इंग्लिश की भाषा को या जिस भी भाषा में हम इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट को कन्वर्ट करेगा मशीन के समझने लायक भाषा में, जो कि 01 है। तो एक इंटरप्रेटर है जो बीच में इस चीज को कन्वर्ट करता है। अब जैसे कॉमन है कि अगर मुझे दूसरे कंट्री की लैंग्वेज आती है तो मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ और फास्ट कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। पर अगर हमारे बीच में कोई इंटरप्रेटर आ जाएगा थर्ड पर्सन, तो पहले मैं उसे बताऊंगा, वो उसे बताएगा, फिर उसकी लैंग्वेज वो इंटरप्रेट करके मुझे बताएगा। तो ऐसे ही आज भी होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस स्लो होती हैं, क्यों? क्योंकि पहले ये कन्वर्ट होंगी मशीन में, फिर मशीन समझेगा, मशीन वापस अपना रिजल्ट देगा, इंटरप्रेटर उसे कन्वर्ट करेगा वापस, और फिर हमें उसी लैंग्वेज में दिखाएगा जिस लैंग्वेज में हमने इनपुट किया था। तो बस यही डिफरेंस है लो लेवल और हाई लेवल में। तो हाई लेवल में हमारी जैसी यूज की भाषा होती है, तो मोस्टली हमने हाई लेवल ही देखा है। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज हम लोगों ने, हम में से शायद ही किसी ने यूज किया होगा। तो इसमें प्रोग्राम्स हैं जैसे कि पाइथन है, मैटलैब है, बेसिक है, फोर्ट्रैन है। तो ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक डिफरेंस आता है। दोनों का काम तो सेम है, कन्वर्ट करना, पर दोनों के काम करने का तरीका अलग है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारी इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है मशीन की भाषा में। और कंपाइलर क्या करता है, पूरे एक पेज को ही एक साथ कन्वर्ट करके कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो बस इतना सा फर्क है इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में। तो सोचो ऐसा क्यों बनाया इन्होंने कि एक तो जो है लाइन बाय लाइन चेंज करता है और एक जो है पूरे पेज को ही एक साथ बदल देता है। तो बहुत सिंपल सा हमारे पास एक यूज है इसका। जैसे कि मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, अब मुझे चेक करना है कि मेरा प्रोग्राम सही है या गलत। तो क्या होगा, अगर मैं कंपाइलर से कंपाइल करूंगा तो वो पूरे पेज में मैंने जितनी इंस्ट्रक्शंस लिखी है सबको कन्वर्ट कर देगा एक साथ। तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे एरर थी किस लाइन पे या किस वर्ड पे। तो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, ज्यादातर इंटरप्रेटर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, तो जहां भी गलती होगी लाइन बाय लाइन पता चलती रहेगी। और हमारे लिए तो सारे ही बराबर हैं, हमें तो जल्दी चाहिए तो हम तो कंपाइलर यूज करते हैं और बस एक साथ ही कंपाइल। तो
ये सारा काम पीछे चलता रहता है। आप किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को खोलोगे तो उसमें सोर्स देखोगे तो उसमें दिखाता है कैसे उस प्रोग्रामर ने उस वेब पेज को कोडिंग में करके लिखा है। पर हमारी तो वो कोडिंग समझ में आएगी नहीं, तो हमें तो बस वो कन्वर्ट करके दे देता है। उसी तरह से कंप्यूटर के साथ हो रहा है। कंप्यूटर के हमारी भाषा समझ नहीं आती, हमें कंप्यूटर की भाषा समझ नहीं आती, इसलिए हम कंपाइलर इंटरप्रेटर को यूज करते हैं और अपना काम निकल जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो 3 तरह के वीडियो सिग्नल स्टैंडर्ड्स हैं, एनटीएससी, पीएएल और एससीसीएएम। एनटीएससी और पीएएल तो आपको अपने टीवी सेट्स में भी दिखाई देगा। जब आप प्रोग्राम वगैरह चेंज करते हैं तो आप किसी किसी का टीवी सेट्स में दिखाता है कि पीएएल की ब्रॉडबैंड पे चलना है या एनटीएससी की। तो ये सिर्फ एक नाम है, ये अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज होती है। तो हमारे पास दोनों ही आते हैं इंडिया में, एनटीएससी भी आता है और पीएएल भी आता है। उसके बाद ये वो डायग्राम है जिससे थोड़ा बहुत आसान हो सकता है समझना। हाई लेवल लैंग्वेज में देखो जो वर्ड्स लिखे हैं वो सारे आपको जानते हो कि टेम्परेचर है, टी एमपी है, वी है, ये सारे अल्फाबेट्स हैं जो आप जानते हो, आप इनसे परिचित हो। अब कंपाइलर क्या करता है, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इसमें, ये 01001 इस तरह की भाषा में, जो कि मशीन की भाषा है। और बीच की जो असेंबली लैंग्वेज है ये थी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज। जब हम मशीन में लिखते थे तो सिर्फ उसी आदमी के समझ में आता था जो उस मशीन को ऑपरेट करना जानता था। फिर असेंबली लैंग्वेज और लोगों के लिए आसान करने के लिए हमने इंग्लिश जैसे वर्ड यूज करे। जैसे कि आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं 01 के अलावा भी अल्फाबेट भी, लेकिन फिर भी मीनिंगफुल नहीं है। जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में जाएंगे तो वहां वर्ड्स के मीनिंग होते हैं। जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आप इसी फॉर्म में लिखते हो इक्वेशन को, आपने उसी फॉर्म में लिख देना है। और बाकी कंप्यूटर का काम है, कंपाइलर का काम है उसको कन्वर्ट करना बाइनरी में, और फिर बाइनरी से बदल के डेसिमल सिस्टम में लाके हमें देना। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फिर आज का खत्म होता है। तो लेवल ऑफ लैंग्वेजेस में बस इतना ही है कि 2 तरह की होती है, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल में मशीन और असेंबली लैंग्वेज है, वो फास्ट होती हैं लेकिन वो मशीन जल्दी समझता है, इसलिए 01 की कैटेगरी में होती हैं। हाई लेवल हम समझते हैं, हमारी जैसी नॉर्मल लिखने की भाषा है वैसा लिखा होता है, इसलिए कंप्यूटर को समझने में टाइम लगता है, इसलिए वो थोड़े से स्लो होते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या जान लिया, एक तो हमारा फीचर्स हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, कंप्यूटर जान लिया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, स्टोरेज और कंपोनेंट्स के अंदर आ गया वो तो, और लास्ट में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जाना।